46 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की अनुमति दिए जाने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जातिगत आंकड़े प्राप्त होने से संविधान के अनुच्छेद 38(1) के तहत समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सटीक हस्तक्षेप संभव होगा। दूसरा कथन है, यह अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है। तीसरा कथन है, जातिगत गणना सामाजिक न्याय के लिए डेटा आधारित नीतियों की नींव बनती है, लेकिन इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का संघर्ष उत्पन्न होता है। चौथा कथन है, जनगणना प्रक्रिया भारत की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को जातिगत आंकड़े संग्रहित करने का समान अधिकार है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही। ऑप्शन बी है केवल 1, 2 और 3 सही। ऑप्शन सी है केवल 3 और 4 सही। ऑप्शन डी है 1, 2 और 4 सही है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें 46 नंबर को, तो पहला है, जातिगत आंकड़े प्राप्त होने से संविधान के अनुच्छेद 38(1) के तहत समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सटीक हस्तक्षेप होगा। तो ये देखें अगर, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा को संवैधानिक वैधता प्रदान करता है, ये भी सही है। और तीसरा है, जातिगत गणना सामाजिक न्याय के लिए डेटा आधारित नीतियों की नींव बनती है, लेकिन इससे संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का संघर्ष उत्पन्न होगा, तो ये गलत है। जनगणना प्रक्रिया भारत की समवर्ती सूची का विषय नहीं है, केंद्रीय सूची का विषय है, तो ये भी गलत हो गया। ये केंद्र सूची का विषय है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 47 नंबर है, एक तरफ उपग्रह दिए गए हैं संगठन और दूसरी तरफ विशेषता और उद्देश्य दिए गए हैं। सूची 1 में दिया है ए नंबर पे स्कॉट SCOT दिगंतारा, बी पे है पिक्सेल फायरफ्लाई और सी पे है लियो लैब्स संयुक्त राज्य अमेरिका और डी पे है नॉर्थरॉप ग्रूमन संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरी तरफ दिया है सूची 2 में 1 नंबर पे अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग, 2 नंबर पे है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और पर्यावरण निगरानी, 3 नंबर पे है ग्राउंड राडार से 2 सेमी मलबा ट्रैक क्षमता और चौथे नंबर पे है सैन्य उपयोग हेतु SBSS या GSSAP अंतरिक्षयान। मिलान करें तो जो दिगंतारा है, स्कॉट दिगंतारा, ये अंतरिक्ष मलबा ट्रैकिंग है इसकी विशेषता। पिक्सेल फायरफ्लाई जो है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग और पर्यावरण निगरानी करता है। लियो लैब्स जो है ग्राउंड राडार से 2 सेमी मलबा ट्रैक क्षमता है इसकी, और ये है सैन्य उपग्रह हेतु SBSS और GSSAP अंतरिक्षयान। तो अगर हम इसका मिलान करें 1, 2, 3, 4, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खींचन रामसर स्थल थार मरुस्थल में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है। दूसरा कथन है, मेनार स्थल सामुदायिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसे बर्ड विलेज कहा जाता है। तीसरा है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2025 तक रामसर स्थलों की संख्या क्रमशः 20 और 10 है। और चौथा है, भारत रामसर साइट की कुल संख्या में एशिया में तीसरे स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? हमको सही कथन बताना है। पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन डी है केवल 1 और 4। अगर हम देखें तो खींचन जो है थार मरुस्थल में स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करता है, सही है। मेनार स्थल सामुदायिक संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और इसे बर्ड विलेज भी कहते हैं, ये भी सही है। तमिलनाडु में 20 और यूपी में 10 रामसर स्थल हैं, ये भी सही है। और जो रामसर साइट्स हैं कुल संख्या वो 93 है और एशिया में तीसरे नहीं पहले स्थान पे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रामसर स्थल की बात करें तो 1971 में ईरान के रामसर में पहली बैठक हुई, जहाँ पर आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने का सुरक्षा व्यवस्था की गई या समझौता हुआ। 49 नंबर है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित हुआ?
ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है वाराणसी और डी ऑप्शन है नोएडा। तो इसका जो भारतीय कला इतिहास का कांग्रेस का 32वां सत्र हुआ, ये नोएडा में आयोजित हुआ। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस पुस्तक को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है टॉम्ब ऑफ सैंड, गीतांजलि श्री का है। ऑप्शन बी है हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक का है। ऑप्शन सी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की। और डी है द मिरर एंड द लाइट, हिनरी मैंटेल की है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है वो हार्ट लैम्प को मिला है। ये पुस्तक कन्नड़ में है और इसका जो अनुवाद जो है इसको किया है दीपा भत्ती ने किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया है? ऑप्शन ए है भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है मंदसौर अभिलेख और ऑप्शन डी है उदयगिरि अभिलेख। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, ये भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था और कर्म सिद्धांत के मध्य क्या वैचारिक संबंध था? ऑप्शन ए है वर्ण जन्म पर आधारित था, कर्म से कोई संबंध नहीं था। ऑप्शन बी है कर्म के आधार पर वर्ण तय होता था, या गीता में वर्णित है। ऑप्शन सी है कर्म और पुराणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिली थी। और ऑप्शन डी है वर्ण और कर्म पूरी तरह असंबंधित थे। अगर हम इसका देखें उत्तर, तो कर्म और गुणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिली थी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 52 का सी। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गुफा में त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है अजंता, ऑप्शन बी है भाजा, ऑप्शन सी है एलिफेंटा और ऑप्शन डी है एलोरा। तो जो त्रिमूर्ति मिली है वो एलिफेंटा में मिली है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, पहले तमिल संगमम का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है गंगईकोंड चोलपुरम और ऑप्शन सी है पुहार और ऑप्शन डी है मदुरै। तो जो पहला तमिल संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम है? आरोही क्रम पूछ रहा है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। आरोही मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमको चलना है। तो 55 नंबर का अगर हम आंसर देखें, तो सबसे पहले परगना है, फिर सरकार है, फिर सूबा है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है सरकार परगना सूबा, सी ऑप्शन सूबा सरकार परगना और डी ऑप्शन परगना सूबा सरकार। तो हम अगर देखें, सबसे छोटा परगना होता है, उससे बड़ा सूबा होता है। कई परगने को मिलाकर सूबा बनता है और कई सूबे को मिला परगना होता है। ये परगना हो गया, परगने को मिलाकर सरकार बनी और सरकार को मिला के क्या बन गया? सूबा बन गया। तो सबसे बड़ा सूबा होता है, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा कथन है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो अगर हम इसको देखें, तो स्वदेशी आंदोलन ने शिल्पकारों के कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया था, बिल्कुल सही। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना नहीं हुई थी, दूसरा गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, सूची दी हुई है, एक तरफ किताब दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। सूची एक में जो दिया है, ए पे फुतुहात ए आलमगीरी, बी पे मासिर ए आलमगीरी, सी पे आलमगीरनामा और डी पे मुंतखब उल लुबाब दिया हुआ है। तो इसको मिलान करना है हमको। दूसरी तरफ सूची 2 में दिया है, 1 नंबर मोहम्मद काजिम, 2 नंबर खाफी खां, 3 नंबर ईश्वर दास और 4 नंबर साकी मुश्ताक खां। अगर हम इसका मिलान करें, तो फुतुहात ए आलमगीरी जो है ये ईश्वर दास नागर की है, मासिर ए आलमगीरी ये साकी मोहम्मद खां की है और आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम का है और मुंतखब उल लुबाब जो है ये है खाफी खां का। तो अगर मिलान करें हम, तो 3 4 1 2
3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, सी ऑप्शन है आसफ अली और डी ऑप्शन है भूला भाई। तो INA मुकदमा जो हुआ था ये इसके नेतृत्व जो किए थे वो भूला भाई देसाई थे। इसमें JL नेहरू भी थे और NG रंगा थे। ये सब इसमें शामिल थे, जिसका नेतृत्व जो किया था वो भूला भाई देसाई ने किया था। इसमें प्रेम सहगल, शाहनवाज खां को, इन सबको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था, लाल किले पे मुकदमा चलाया गया था, जिसको लास्ट में सजा तो हो गई लेकिन गवर्नर जनरल ने इसको माफ़ कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, यदि 1857 का विद्रोह न हुआ होता तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता की भावना का बीज बोया ही नहीं जाता। ऑप्शन बी है ब्रिटिश शासन और अधिक उदार होता और संवैधानिक सुधार जल्दी मिलते। सी ऑप्शन है अंग्रेजों को प्रशासनिक सुधार की जरूरत न पड़ती, इसलिए भारतीय सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश न मिलता। और डी ऑप्शन है समाज सुधार आंदोलनों को स्वतंत्र पहचान न मिलती। इसमें देखते हैं तो पहला सर्वाधिक प्रभावी होगा कि राष्ट्रीयता की भावना का बीज बोया नहीं जाता, यही सबसे अधिक उपयुक्त प्रभाव होता। इसको देखें तो शासन अधिक उदार होता, बिल्कुल उदार न होता और संवैधानिक सुधार बिल्कुल जल्दी न मिलते और लेट मिलते और प्रशासनिक सुधार की जरूरत ना पड़ती, इसलिए भारतीयों को प्रवेश न होता। तो ये 1853 में प्रवेश हो चुका था, तो ये गलत है। और सामाजिक सुधार आंदोलनों को स्वतंत्र पहचान न मिलती, तो बिल्कुल मिलती, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 19वीं शताब्दी में भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की सीमाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन ए है ये आंदोलन मुख्यतः समाज के उच्च वर्गों तक सीमित रहे और महिला मुद्दों का पर एक रूप नहीं थे। 60 नंबर क्वेश्चन है। दूसरा कथन है बी ऑप्शन, इन आंदोलनों में जाति और धर्म को पूर्णतः नकारते हुए आधुनिकता को स्थापित किया गया। ऑप्शन सी है ये आंदोलन मुस्लिम समाज तक नहीं पहुंचे, इसलिए वे अप्रासंगिक हो गए। डी ऑप्शन है इनका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम से इनका कोई संबंध नहीं था। इसमें देखिए क्या पड़ा है प्रभाव, तो ये आंदोलन मुख्यतः समाज के उच्च वर्ग तक सीमित रहे और महिला मुद्दों पर एक रूप नहीं थे। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये गलत क्योंकि जाति और धर्म को नकारा नहीं गया था और मुस्लिम समाज तक ये आंदोलन पहुंचा था। दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा है। और स्वतंत्रता संग्राम से इसका संबंध बिल्कुल था क्योंकि बहुत सारे सन्यासियों ने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नौ परिवहन और मत्स्यन में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक है। दूसरा कथन है ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकालने योग्य बनाता है। तीसरा है ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। चौथा है कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारी बंदरगाह हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए है केवल 1 और 4, बी है केवल 2, 3 और 4, सी है केवल 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। अगर हम इसको देखें, नौ परिवहन और मत्स्यन में ज्वार भाटा बहुत सहायक है और ये जलयानों को सुरक्षित प्रवेश और निकालने के योग्य बनाता है, साधन को रोकता है और दोनों ज्वारीय बंदरगाह हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, यदि आप कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के संगम का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं तो सही क्रम कौन सा होगा? ए ऑप्शन है कावेरी कृष्णा गोदावरी, बी ऑप्शन है गोदावरी कावेरी कृष्णा, सी ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी कावेरी और डी ऑप्शन है गोदावरी कृष्णा और कावेरी। अगर हम इसको देखें, सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, तब कावेरी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है यह दिल्ली से गुजरात तक विस्तृत है, बी ऑप्शन है यह प्राचीन क्रेटोनिक प्लेट्स के विघटन से बना है, सी ऑप्शन है यह आज भी हिमालय की तरह ऊंचाई में बढ़ रही है और डी ऑप्शन है यह भूगर्भीय रूप से मृत पहाड़ियाँ हैं। तो हम देखेंगे दिल्ली से गुजरात तक फैली है, 800 किलोमीटर तक फैली है, बिल्कुल सही। यह प्राचीन क्रेटोनिक प्लेट से विघटन से बनी है, बिल्कुल सही। इसकी ऊंचाई बढ़ नहीं रही है, घट रही है, यही गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
64 नंबर देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अस्वीकार करने के वैज्ञानिक कारणों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? ए ऑप्शन है, यह प्लेटों की गति की दर स्पष्ट नहीं करती। बी ऑप्शन, यह महासागरों के गठन का कारण नहीं बताती। ऑप्शन सी है, यह समुद्री पर्वतों की व्याख्या नहीं करती। ऑप्शन डी है, यह प्लेटों को चलाने वाली ऊर्जा का स्रोत नहीं बताती। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको वेगनर ने दिया था और इसका जो वैज्ञानिकों ने अस्वीकार किया, उसका कारण था प्लेटों के संचलन की जो ऊर्जा का स्रोत था उसको यह नहीं बता पा रहा था। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 में महासागरीय गर्त है और सूची में स्थान दिया है। ए पे है लुइसियन, बी पे है करमेडेक, सी पे है सुंडा और डी पे है दक्षिण सैंडविच। और स्थान में है 1 नंबर हिंद महासागर, 2 उत्तर प्रशांत महासागर, 3 दक्षिण प्रशांत महासागर और 4 दक्षिणी अटलांटिक महासागर। मिलान करते हैं। लुइसियन जो है दक्षिण उत्तर प्रशांत महासागर में है, करमेडेक दक्षिण में है और सुंडा हिंद में है, सैंडविक दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। इस तरीके से 2 3 1 4 2 3 1 4 हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीयक स्थल आवृत डबल लैंड है? ए ऑप्शन लग्जमबर्ग, बी ऑप्शन उज्बेकिस्तान, सी ऑप्शन आर्मेनिया और डी ऑप्शन कजाकिस्तान। डबल लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि वह देश जो ऐसे देशों से घिरा हुआ है जो खुद समुद्री सीमा नहीं टच करते, तो ऐसे को डबली लैंड लॉक कहते हैं और ये है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल भूमध्य रेखा के निकट होते हुए भी आर्द्र जलवायु में नहीं आते? ऑप्शन ए है नाइजीरियाई सवाना, ऑप्शन बी है पेरू तटवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है कोलंबिया। उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 और 4। अगर इसमें हम देखें पेरू तट जो है यही जलवायु में नहीं है, तो अगर इसका उत्तर देखें तो को हटा दें, ये केवल 2 शामिल हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 68 नंबर है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उसकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। ऑप्शन बी है, नेपाली भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ऑप्शन सी है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है और ऑप्शन डी है, 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 24 है। गलत है, 22 है। राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्य भाषा है और 8वीं अनुसूची में नेपाली बिल्कुल है। ये बाध्य नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 69 नंबर, राज्य विधायिका के से संबंधित निम्न अनुच्छेदों को सूचीबद्ध करें और सही सुमेलित करें। संवैधानिक विषय है। ए पे है राज्यों में विधायिका का गठन, बी पे है विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, सी पे है सदस्यों के वेतन भत्ते, डी पे है धन विधेयक की परिभाषा। और इधर दिया है 1 नंबर अनुच्छेद 178, 2 नंबर अनुच्छेद 199, 3 नंबर पे है अनुच्छेद 195 और 4 नंबर पे है अनुच्छेद 168। तो जो विधायिका का गठन है वो अनुच्छेद 168 में है और विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है? 178 में है और वेतन भत्ते 199 में है, धन विधेयक 195 में है। इस तरीके से अगर हम मिलान करें 4 1 3 4 1 3 और 2, 4 1 3, ये पे 4 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 1 3 2। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। 69 70 नंबर देखते हैं। यदि राज्यपाल अपने विवेकाधीन अधिकार से विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो निम्न में से कौन सी स्थिति संभवतः उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकृत करना अनिवार्य होगा। ऑप्शन बी है, राज्यपाल उस विधेयक को फिर स्वयं स्वीकृत कर सकता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकता है और ऑप्शन डी है, राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के निर्णय को उलट सकती है। ये जो विस्तृत संभावित है, राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकृत करना अनिवार्य है, गलत है, स्वीकृत करना अनिवार्य नहीं है। वो अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है।
और पुनर्विचार के बाद अगर संसद या विधानमंडल पुनः संशोधन सहित या रहित भेजता है तो वो हस्ताक्षर के लिए बाध्य नहीं है, जबकि राज्यपाल बाध्य होता है। पहला गलत हो गया। राज्यपाल इसको पुनः स्वीकृत नहीं दे सकता, गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को निश्चित काल तक अपने पास लंबित रख सकता है। और यहाँ राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के निर्णय को पलट बिल्कुल नहीं सकती है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। इस तरीके से सी ऑप्शन सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ सूची संविधान सभा समिति है, दूसरी तरफ अध्यक्ष है। ए पे है मूल अधिकार समिति, बी पे है कार्य संचालन समिति, सी पे है संघ शक्ति समिति और डी पे है प्रारूप समिति। और दूसरी तरफ अध्यक्ष एक पे हैं बी आर अम्बेडकर, दो पे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीन पे हैं राजेंद्र प्रसाद और चार पे हैं वल्लभ भाई पटेल। तो जो मूल अधिकार समिति थी वो थी वल्लभ भाई पटेल, और कार्य संचालन समिति जो थी वो राजेंद्र प्रसाद की थी, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति थी बी आर अम्बेडकर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 4 3 2 1। 72 नंबर देखते हैं। यदि केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य को वित्त आयोग की सिफारिशों के बिना विशेष अनुदान देना शुरू कर दे तो यह निम्न में से किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 275 और वित्तीय जवाबदेही, बी है अनुच्छेद 280 और सहकारी संघवाद, अनुच्छेद सी ऑप्शन है अनुच्छेद 110 और बजटीय विवेक, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 266 और वित्तीय एकरूपता। इसमें वित्त आयोग की बात कर रहा है, वित्त आयोग 280 में है, यही सही हो जाएगा। 72 में 73 नंबर देखते हैं। 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है पंचायती राज और नगरपालिका संस्थाओं को विधायी शक्तियां देना, बी ऑप्शन है स्थानीय निकायों के लिए कराधान अधिकार सुनिश्चित करना, सी ऑप्शन है स्थानीय निकायों की कार्यात्मक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना, डी ऑप्शन है वित्त आयोग को राज्यों की जिम्मेदारियां सौंपना। इसमें देखें तो जो दोनों को जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य था विधायी शक्तियां देना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं। कथन ए है आधार अधिनियम 2016 के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह भारतीय नागरिक हो या ना हो आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। कारण है आधार कार्ड का होना भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। अगर इसको देखें तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी स्फीति महंगाई दर में अचानक तेजी से वृद्धि या गिरावट के आधार पर आधार प्रभाव को उत्तरदायी ठहराया जाता है। इस संदर्भ में आधार प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। ऑप्शन बी है यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। और सी ऑप्शन है यह विगत वर्ष की समान अवधि की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर पड़ने वाला सांख्यिकी प्रभाव है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त ए बी और सी सभी कथन इस परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये सी वाला सही है, ये विगत वर्ष में समान अवधि की कीमतों पर स्फीति दर की गणना पर पड़ने वाला सांख्यिकी प्रभाव है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 नंबर देखते हैं। ट्विन डेफिसिट हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए है राजकोषीय घाटे और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन बी है यह चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों के एक साथ बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सी ऑप्शन है यह केवल चालू खाता घाटे की स्थिति को निरूपित करता है। डी ऑप्शन है यह मुद्रा अवमूल्यन और चालू खाता अधिशेष के बीच संबंध दर्शाता है। तो ट्विन्स डेफिसिट हाइपोथेसिस जो है ये चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों के एक साथ बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है भारत में अमीर व गरीब दोनों कुपोषित हैं। कारण आर है अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। कूट है ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी है ए सही आर गलत। ऑप्शन डी है ए गलत और आर सही। इसमें देखें तो अमीर गरीब दोनों कुपोषित हैं जिसका कारण अमीर गलत भोजन करते हैं और गरीब
सूखा रूखा सूखा करते हैं। दोनों कथन सही हैं, व्याख्या भी सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर, कभी कभी उत्पत्ति के नियम को एफटीए का एक संवेदनशील विषय कहा जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है, इससे डब्ल्यूटीओ में भारत की स्थायी सदस्यता पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी है, यह तय करता है कि किसी वस्तु को वास्तव में किसी विशिष्ट देश में से आयातित माना जाए या नहीं। ऑप्शन सी है, आरओओ केवल कृषि उत्पादों पर लागू होता है। ऑप्शन डी है, आरओओ का उपयोग केवल निर्यात सब्सिडी देने में होता है। तो ये जो संवेदनशील विषय कहा गया है, इसका कारण यह है कि यह तय करता है किसी वस्तु को वास्तव में किसी विशिष्ट देश से आयातित माना जाए या नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 79 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। तो ये जो था 1972 में था, जैव विविधता जो थी 2002 में थे, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में था, प्रोजेक्ट हाथी 1992 में था। मिलान कर लीजिए, 1 3 4 2, 1 3 4 2, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 80 नंबर है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन। ऑप्शन बी है, अनुवांशिकता रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास। ऑप्शन सी है, शहरी उद्योगों में लघु वनों का सृजन। और ऑप्शन डी है, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो मियावाकी पद्धति जो है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने से संबंधित है। ये जापान की पद्धति है। अब क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लिविंग ऑफ प्लेनेट वैश्विक जैव विविधता संकेतक पर आधारित होती है? ए ऑप्शन है यूनेप, बी ऑप्शन है WWF, सी ऑप्शन है IUCN, डी ऑप्शन है FAO। तो WWF जो होता है, ये लिविंग ऑफ प्लेनेट रिपोर्ट वैश्विक जैव विविधता संकेतों पर आधारित होती है, यही जारी करता है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होते हैं? ऑप्शन ए है -40, ऑप्शन बी है 212, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 100। तो -40 पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। 83 नंबर, यदि किसी उत्तल लेंस का एक पक्ष चपटा कर दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी है घट जाएगी, ऑप्शन सी है शून्य हो जाएगी और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए है गैस में द्रव, ऑप्शन बी है द्रव में गैस, ऑप्शन सी है गैस में ठोस, ऑप्शन डी है द्रव में द्रव। तो हम देखें तो कोहरा जो होता है, गैस में द्रव के कण जब सम्मिलित होते हैं, प्लग कोलाइड बनता है, तब कोहरे का निर्माण होता है। 85 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ऑप्शन बी है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन सी है सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। ऑप्शन डी है पानी का नमक में घुलना। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें नया उत्पाद बनता है, तथा वो वस्तु तथा वो किसी भी स्थिति में अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता। रासायनिक परिवर्तन होता है, तो इसमें बी सब्जियों को जो पका दिया गया उसको पूर्व अवस्था में अब नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक तरफ वैज्ञानिक अवधारणाएं दी हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक दी हुई हैं, मिलान करना है। ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, बी है विकास का सिद्धांत, सी है एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना और डी है ओपेरान अवधारणा। वैज्ञानिक में 1 नंबर पे बीडल और टैटम है, 2 पे जैकब और मोनोड है, 3 पे डार्विन है और 4 पे ह्यूगो डीवरिज है। तो मिलान करिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डीवरिज ने दिया, विकास सिद्धांत डार्विन दिया, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बीडल टैटम ने दिया और जैकब मोनार्ड ने ओपेरान सिद्धांत दिया। तो अगर मिलान करें हम तो 4-3-1-2, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 87 नंबर में फिर मिलान करना है। एक तरफ पौधा दिया है, दूसरा उपयोग दिया गया है। पौधे में ए पे है ब्राह्मी, बी पे है सदाबहार, सी पे है पुदीना और डी पे है तुलसी। और उपयोग में 1 नंबर मधुमेह दूर करने वाला, बी पे 2 पे वातहर, 3 पे कपोत्सारक और 4 पे मस्तिष्क टॉनिक। तो जो ब्राह्मी होती है मस्तिष्क का टॉनिक होती है, सदाबहार मधुमेह दूर करने वाला, पुदीना वातसार होता है और तुलसी कफोत्सारक होती है। मिलान करें 4-1-2-3, 4-1-2-3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
88 नंबर क्वेश्चन है, किसी यूकैरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित डीएनए की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियर डीएनए से लंबा होता है। ऑप्शन बी है यह केवल पितृपक्ष से आता है। ऑप्शन सी यह वृत्ताकार होता है और स्वतः पूर्ण उत्पादन करता है। और ऑप्शन डी है इसमें आरएनए नहीं होता। तो यूकैरियोटिक कोशिका की जो माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए होता है उसकी विशेषता होती है कि वह वृत्ताकार होता है और स्वतः पुनः उत्पादन करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 89 नंबर है, पृथ्वी पर यदि सभी बैक्टीरिया समाप्त हो जाएं तो निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा जैविक चक्र प्रभावित होगा? ऑप्शन ए है जल चक्र, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन चक्र, ऑप्शन डी है कार्बन चक्र। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन चक्रों को डिसवैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये जो दो दाल वाली जड़ें होती हैं जिसमें लेगू माइक क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है, वो स्थिरीकरण बंद कर देगा। राइजोबियम लिगोमिनस सेरम नामक स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है तो वो बंद कर देगा। सर्वाधिक प्रभाव नाइट्रोजन चक्र पर पड़ेगा। 90 नंबर देखते हैं, मई 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के दौरान किन दो क्षेत्रों में नकारात्मक विकास दर्ज की गई? ऑप्शन ए है उर्वरक और कच्चा तेल, ऑप्शन बी है विद्युत और प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी है सीमेंट और कोयला। तो जो ऋणात्मक वृद्धि हुई है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई है और ऋणात्मक वृद्धि हुई है। 91 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत की परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस योजना को अमेरिकी गोल्डन कार्ड योजना से भिन्न बनाता है? ऑप्शन ए है भारत में नागरिकता के लिए निवेश की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी है भारत में PRS योजना केवल घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध है। सी ऑप्शन है भारत में निवेश के साथ रोजगार सृजन की अनिवार्यता है। और ऑप्शन डी में है भारत में PRS योजना केवल छात्रों के लिए आरक्षित है। इसको अगर हम देखें तो भारत में निवेश के साथ साथ रोजगार सृजन की अनिवार्यता है, ये इसकी विशेषता है। 92 नंबर देखते हैं, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है डिजिटल भुगतान को UPI से जोड़ना, बी ऑप्शन है ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना, सी ऑप्शन है स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, और डी ऑप्शन है NBFC को विनियमित करने हेतु पोर्टल बनाना। तो जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है ये स्टार्टअप को के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 1993 क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्या देशमुख को फाइड वुमेन वर्ल्ड कप 2025 में किस स्थान पर जीता? ए है बुडापेस्ट हंगरी, बी है तिबिलिसी जॉर्जिया, सी है बाटुमी जॉर्जिया, और डी है दुबई UAE। तो ये जो फिडे वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था ये बाटुमी जॉर्जिया में हुआ था और यहीं पे दिव्या देशमुख ने जीता था। 94 क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुए मेघनाथ देसाई जो द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे चर्चित पुस्तक के लेखक भी थे, वे मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित माने जाते थे? ए ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और शांति स्थापना, बी ऑप्शन है तुलनात्मक अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक मानव विज्ञान, सी ऑप्शन है सार्वजनिक नीति राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं विकास अध्ययन, डी ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो जो ये मेघनाथ देसाई थे ये सार्वजनिक नीति राजनीतिक अर्थशास्त्र और विकास अध्ययन से संबंधित थे। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा निम्नलिखित में से किस राजनेता के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है बंडारू दत्तात्रेय, ऑप्शन सी है ओम प्रकाश धनखड़, और ऑप्शन डी है लक्ष्मण अच्युतानंद। तो बंडारू दत्तात्रेय की ये पुस्तक है, हाल ही में करंट में अभी चर्चा में है। 96 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्कर पुरस्कार 97वें अकादमी पुरस्कार में बेस्ट पिक्चर श्रेणी में किस फिल्म को विजेता घोषित किया गया? ऑप्शन ए है द ब्रूटलिस्ट, ऑप्शन बी है ड्यून पार्ट 2, ऑप्शन सी है अनोरा, और ऑप्शन डी है द सबस्टेंस। तो अनोरा जो है इसको सर्वश्रेष्ठ बेस्ट पिक्चर मिला है का अवार्ड मिला है। 97 नंबर देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग और आरोग्य केंद्र की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क आवंटन की गई? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है वाराणसी, और ऑप्शन डी है बागपत। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें बागपत में दी गई है, बागपत में हरिया खेड़ा गांव है, हरिया खेड़ा गांव, वहीं पे निःशुल्क भूमि आवंटित की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर, धरणी जो हाल ही में चर्चा में रहा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है भारत सरकार की नई भूमि सुधार नीति,
ऑप्शन बी है मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट। ऑप्शन सी है पर्यावरणीय भू स्वरूपों की सैटेलाइट छवियों की प्रणाली। ऑप्शन डी है एकीकृत जल संरक्षण कार्यक्रम। तो अगर हम देखें धरणी क्या है, तो ये मानव भ्रूण मस्तिष्क का डिजिटल डेटा सेट है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 99 नंबर देखते हैं। बिझिंगम बंदरगाह के संदर्भ में निम्न में से किसमें भारत को सबसे दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। ऑप्शन ए है बड़ी शिपिंग कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का एकीकरण। बी ऑप्शन है भारत का आयात निर्यात समय घटाना। सी ऑप्शन है विदेशों पर ट्रांसशिपमेंट निर्भरता कम होना। और डी ऑप्शन है गहरे समुद्री खाड़ी जहाज़ों के लिए प्राकृतिक अनुकूलता। तो बिझिंगम जो बंदरगाह बनाया जा रहा है, ये इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो हम विदेशी शिपमेंट पर निर्भर हैं वो एकदम कम कर सकें, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद क्षेत्र वर्ष 2040 तक पूर्णतः समाप्त हो सकता है। ऑप्शन ए है एंडीज हिमनद। ऑप्शन बी है हिंदकुश हिमालय। ऑप्शन सी है अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन डी है अलास्का ग्लेशियर। तो विश्व जल रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो ये जो अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है, ये समाप्त हो सकता है 2040 तक। तो इस तरीके से ये हो गए 100 क्वेश्चन।